हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे। तो बच्चों, आई होप आपने चैप्टर नंबर 3 को अच्छे से रिवाइज किया होगा। आज हम अपना चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स इन प्रोग्रामिंग। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे बच्चों कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं, जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस, प्रोसेसिंग ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स, देन प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स। अब बच्चों, प्रोग्राम क्या होता है? ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कि एग्जीक्यूट करता है बच्चों, और कंप्यूटर को वर्क करवाता है पर्टिकुलर मैनर में। टू राइट कंप्यूटर प्रोग्राम्स कंप्यूटर लैंग्वेजेस आर यूज्ड। अब कंप्यूटर प्रोग्राम्स को लिखने के लिए कंप्यूटर लैंग्वेजेस का यूज किया जाता है। तो बच्चों, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एक प्रोग्राम होता है जो कि लिखा जाता है एक स्पेसिफिक लैंग्वेज में, जो कि कंप्यूटर्स बच्चों अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, क्योंकि बच्चों कंप्यूटर्स जो होते हैं वो कोई और लैंग्वेज अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। इसलिए हम इन प्रोग्राम्स को अंडरस्टैंड करते हैं और फिर हम उसे कंप्यूटर के लिए लिखते हैं। ये जो प्रोग्रामिंग होती है बच्चों, प्रोसेस होता है जिसमें डिजाइनिंग, राइटिंग और एक प्रोग्राम को टेस्ट करने का स्टेज आता है। कंप्यूटर प्रोग्रामर जो होता है बच्चों, एक पर्सन होता है जो कि प्रोग्राम लिखता है। प्रोग्रामर जो होता है वो प्रोग्राम लिखता है बच्चों कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को चूज करके। अब आते हैं जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस। तो सबसे पहले आता है फर्स्ट जनरेशन। अब कंप्यूटर बच्चों जो कि एक स्पेशल सिग्नल्स को अंडरस्टैंड कर पाते हैं, वो रिप्रेजेंट किए जाते हैं वंस और जीरोस। तो जो कंप्यूटर जो होते हैं सिर्फ वंस और जीरो को ही रिप्रेजेंट कर पाते हैं और समझ पाते हैं। इन दो डिजिट्स को हम बोलते हैं बच्चों बाइनरी डिजिट्स। 0 और 1 को बोलते हैं हम बाइनरी डिजिट। बच्चों, ऑन स्टेट रिप्रेजेंट करता है, मतलब कोई भी चीज ऑन है, स्टार्ट है, वो होती है बाइनरी डिजिट 1 से रिप्रेजेंटेड। अब कोई भी स्टेट ऑफ है, वो बाइनरी डिजिट 0 से रिप्रेजेंटेड होती है। जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं बच्चों मशीन लैंग्वेजेस के, वो बाइनरी नंबर्स के थ्रू दिए जाते हैं। ये दिस मेक्स द लैंग्वेज सुटेबल फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंप्यूटर बट मोर डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट एंड लर्न बाय द ह्यूमन प्रोग्रामर। फिर आते हैं सेकेंड जनरेशन। 1950s में असेंबली लैंग्वेज डेवलप हुई थी। ये लैंग्वेजेस जो थी बच्चों, इसमें लेटर्स और सिंबल्स इंक्लूडेड थे इंस्टेड ऑफ बाइनरी नंबर्स नहीं थे। तो जो प्रोग्राम्स थे बच्चों, वो असेंबली लेवल लैंग्वेजेस में लिखे जाते थे, जिनको हम असेंबली कोड्स कहते थे। फिर आया था थर्ड जनरेशन में बच्चों जो लैंग्वेजेस थी बच्चों फर्स्ट और सेकंड जनरेशन में, वो मशीन स्पेसिफिक लैंग्वेजेस थी। अब बच्चों नेक्स्ट स्टेप ये था कि डेवलप किया जाए प्रोग्रामिंग कंप्यूटर लैंग्वेजेस को, जो कि हाई लेवल लैंग्वेजेस थी, विच वॉज सिंपल एज वेल एज यूजर फ्रेंडली। वो सिंपल भी थी, आसान भी थी और यूजर फ्रेंडली भी थी। एग्जाम्पल्स है इसके पास्कल, फोर्ट्रान, बेसिक, कोबोल, सी++ और विजुअल बेसिक। बच्चों, ये एडवांटेजेस थे हाई लेवल लैंग्वेजेस के। सबसे पहले जो प्रोग्राम्स थे वो एचएचएल में काफी इजी हो जाते थे अंडरस्टैंड करने में और रीड करने में। इट इज इजियर टू डीबग अ प्रोग्राम इन एचएलएल। एचएलएल में ये एक प्रोग्राम को डीबग करना, उसमें से गलतियां निकालना काफी इजी था। प्रोग्राम्स रिटन ऑन फॉर वन कंप्यूटर कैन रन ऑन डिफरेंट कंप्यूटर। बच्चों, एक कंप्यूटर पे जो प्रोग्राम लिखा होता था वो दूसरे कंप्यूटर पे भी रन हो जाता था। फिर आया था फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस जो थी वो क्लोजर थी बच्चों ह्यूमन लाइक लैंग्वेजेस, जैसे कि जो हमारी लैंग्वेजेस है उनसे सिमिलर थी। दे आर इजियर टू लर्न एंड राइट। ये काफी इजी थी लिखने में और लर्न करने में। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो थी वो ओवरऑल टाइम को रिड्यूस करती थी, एफर्ट को और कॉस्ट भी, जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का कॉस्ट है उसको भी रिड्यूस करती थी। इसके एग्जांपल है ओरेकल फॉर्म्स, पीएल, एसक्यूएल और एसक्यूएल। फिर आया था फिफ्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो थी वो एक विजुअल और ग्राफिक इंटरफेस प्रोवाइड कर रही थी, जिसको हमने विजुअल प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट से जिसको हमने विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोला था। फॉर क्रिएटिंग द प्रोग्राम्स, दीज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर डिजाइंड टू मेक द कंप्यूटर सॉल्व अ गिवन प्रॉब्लम।
तो बच्चों इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के थ्रू जो कंप्यूटर होता था वो एक प्रॉब्लम को सॉल्व करता था प्रोग्रामर के बिना। तो ये यूजर तो इसमें बच्चों यूजर जो था उसको कोई स्पेसिफिक नॉलेज की जरूरत नहीं पड़ती थी। बच्चों जो 5th जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थे उनको हम नेचुरल लैंग्वेजेस भी बोलते हैं। प्रोसेसिंग ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स, कंप्यूटर प्रोग्राम प्रोसेस कैसे करता है? टू मेक द कंप्यूटर अंडरस्टैंड अ प्रोग्राम इट इज कन्वर्टेड इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज। तो बच्चों अगर जो कंप्यूटर है वो प्रोग्राम को समझ पाए तो इसलिए सबसे पहले वो मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है। हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है वो ट्रांसलेट होती है मशीन लेवल लैंग्वेज में, इसको हम ट्रांसलेटर कहते हैं। तो जब बच्चों ये लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज मशीन लेवल लैंग्वेज में एक प्रोग्राम के थ्रू चेंज होती है, ट्रांसलेट होती है, उसको हम ट्रांसलेटर कहते हैं। दे डीबग द प्रोग्राम, फिर वो प्रोग्राम को डीबग करते हैं और एग्जीक्यूशन में हेल्प करते हैं। अब बच्चों दो टाइप के ट्रांसलेटर्स होते हैं, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। कंपाइलर जो होते हैं वो सर्च करते हैं बच्चों सारे एरर्स प्रोग्राम के अंदर और उनको लिस्ट करते हैं। अगर प्रोग्राम एरर फ्री होता है तो वो कन्वर्ट कर देता है कोड को मशीन कोड में, और जो प्रोग्राम होता है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। डिबगिंग जो होती है बच्चों डिफिकल्ट होती है पर एग्जीक्यूशन फास्ट होता है। अब बच्चों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे C++ वो कंपाइलर्स का यूज करते हैं। फिर आते हैं इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर ट्रांसलेट करते हैं बच्चों प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में लाइन बाय लाइन, एक एक लाइन करके, और साथ साथ एक एक लाइन में वो एरर चेक करते जाते हैं। अगर एरर फाउंड होता है बच्चों तो वो स्टॉप हो जाता है वहीं पे। डीबगिंग इजी होता है बच्चों इसमें, बट एग्जीक्यूशन स्लो होता है क्योंकि वो एक चेक करता है उसमें एरर है या नहीं है, फिर उसे एग्जीक्यूट करता है, फिर दूसरा चेक करता है, फिर उसमें चेक करता है कि एरर है या नहीं है। इस टाइप से एग्जीक्यूशन स्लो हो जाता है। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि पाइथन, ये इंटरप्रेटर्स का यूज करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स, जो कंप्यूटर लैंग्वेजेस होते हैं वो प्रोग्राम्स को बनाते हैं बच्चों कंप्यूटर के लिए ताकि वो एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। अब बच्चों इन प्रोग्राम्स को बनाया जाता है, बनाने के लिए वी यूज स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स अरेंज्ड इन स्पेसिफिक ऑर्डर। कुछ स्टेटमेंट्स और कुछ स्टेटमेंट्स का यूज किया जाता है एक स्पेसिफिक ऑर्डर में। इन स्टेटमेंट्स को बच्चों एग्जीक्यूट किया जाता है इन ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस इन द प्रोग्राम टू डू अ डिजायर्ड जॉब। इफ दीज स्टेटमेंट्स आर नॉट अरेंज करेक्टली, अगर ये स्टेटमेंट्स अरेंज नहीं हो करेक्टली तो वो डिजायर्ड रिजल्ट को नहीं बनाएगा। देयरफॉर ये इंपॉर्टेंट है कि हम डिसाइड द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, जो स्टेप्स के सीक्वेंस है उसको प्रॉपर लिखें फॉर सॉल्विंग अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बिफोर डिजाइनिंग अ प्रोग्राम, एक प्रोग्राम को डिजाइन करने से पहले। एल्गोरिथम्स और फ्लो चार्ट्स जो होते हैं दो प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स हैं जो कि हेल्प करती हैं हमें डिसाइड करने में कि सीक्वेंस क्या होगा एक प्रोग्राम में, स्टेप्स का क्या सीक्वेंस होगा एक प्रोग्राम में। एल्गोरिदम एक स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन है जो कि सिंपल लैंग्वेज में लिखा जाता है एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए। ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कि लिखा जाता है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब बिकम अ कंप्यूटर प्रोग्राम। अब बच्चों इन रूल्स को फॉलो करके आप एक एल्गोरिदम को लिख सकते हो। फर्स्ट इज नंबर द स्टेटमेंट्स सच एज स्टेप 1 स्टेप 2। सबसे पहले आप अपनी स्टेटमेंट्स को नंबर करोगे एज स्टेप 1 एंड स्टेप 2। देन यू विल राइट ईच स्टेटमेंट, आप सारी स्टेटमेंट लिखोगे, क्लियरली लिखोगे एक सेपरेट लाइन में। फिर आप बिगिन करोगे बच्चों विद स्टार्ट, हमें हमेशा स्टार्ट से बिगिन करना है और फिनिश से स्टॉप करना है। Did you know an algorithm must produce a result? एल्गोरिदम जो है उसको रिजल्ट प्रोड्यूस करना मस्ट है। एग्जाम्पल हो गया बच्चों एल्गोरिदम टू फाइंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3 नंबर। 3 नंबर का अगर हमें मल्टीप्लीकेशन निकालना है तो हम ये एल्गोरिदम लिखेंगे। सबसे पहले स्टार्ट, देन वी विल टेक 3 नंबर्स फॉर एग्जांपल n1 n2 n3, फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे इन 3 नंबर्स को और जो रिजल्ट है उसे स्टोर कर देंगे एज प्रॉड। फिर हम प्रिंट करेंगे प्रॉड की वैल्यू, फिर हम क्या कर देंगे लास्ट में स्टॉप कर देंगे। या फिर हम क्या कर सकते हैं स्टार्ट करके हम रीड करेंगे n1 n2 n3 को, फिर आप प्रॉड करोगे इसको, ये क्या शो कर रहा है कि इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन, फिर आप सिंपल प्रॉड को प्रिंट कर दोगे देन स्टॉप। बच्चों यहाँ पे एक
क्विज है, आप इसे खुद से ट्राई करना। इसमें आपको एल्गोरिदम लिखना है जिसमें आप कैलकुलेट करोगे 5 नंबर्स का एवरेज। फिर आता है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है रिप्रेजेंट एक सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करने का ऑफ अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम इन अ ग्राफिकल और पिक्टोरियल फॉर्म। ये ग्राफिकल या फिर पिक्टोरियल फॉर्म में ही रिप्रेजेंट होता है। इट इज वेरी इजी टू ड्रॉ, ये बहुत इजी होता है ड्रॉ करने में और समझने में। इन स्टेप्स को फॉलो कर, इन रूल्स को फॉलो करके आप एक फ्लो चार्ट ड्रॉ कर सकते हो। द डायरेक्शन ऑफ फ्लो चार्ट इज ईदर फ्रॉम टॉप टू बॉटम और फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। एक फ्लो चार्ट की डायरेक्शन या तो टॉप से बॉटम होती है या फिर लेफ्ट टू राइट होती है। Flow lines are used to indicate the direction of the flow of steps. Flow lines जो होती है वो यूज की जाती है इंडिकेट करने के लिए डायरेक्शन को, जो कि स्टेप्स का डायरेक्शन होता है उसको इंडिकेट करने के लिए। नेक्स्ट इज इट शुड हैव ओनली वन स्टार्ट बॉक्स एंड वन स्टॉप बॉक्स। इसमें बच्चों हमेशा एक स्टार्ट बॉक्स होता है और एक स्टॉप बॉक्स होता है। There are some symbols which are used to draw a flow chart. अब बच्चों कुछ symbols हैं जो कि flow chart बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। Each symbol represent a specific type of activity. हर symbol एक specific type of activity को represent कर रहा होता है। For example ये oval है, इसका ये क्या represent कर रहा होता है, इसका नाम है start stop box, ये represent करता है beginning और end of the flow chart। एक parallelogram है, ये इसका नेम है input and output box, ये रिप्रेजेंट करता है इंस्ट्रक्शंस को दैट टेक इनपुट एंड गिव आउटपुट। फिर आता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का नाम है प्रोसेसिंग बॉक्स, ये रिप्रेजेंट करता है इंस्ट्रक्शंस की प्रोसेसिंग को। फिर आता है डायमंड, ये डिसीजन बॉक्स होता है, ये यूज किया जाता है दो ऑप्शंस के बीच में, यस या फिर नो। फिर आता है लाइन, ये फ्लो लाइंस होती हैं, ये इंडिकेट करती हैं द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ डेटा, जो डेटा और इंस्ट्रक्शंस का जो डायरेक्शन है और फ्लो है उसको। फिर आता है सर्कल। सर्कल्स होते हैं कनेक्टर्स, ये यूज किए जाते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लो चार्ट्स को कनेक्ट करने के लिए एक साथ, एक पेज पे या फिर डिफरेंट पेजेस पे भी। बच्चों यहाँ पे ये फ्लो चार्ट गिवन है, अ फ्लो चार्ट टू फिल द बाथ विद वाटर। तो आप स्टार्ट करोगे, फिर आप करोगे टर्न ऑन एंड ऑफ, टर्न ऑन हॉट एंड कोल्ड वाटर, टू हॉट और कोल्ड। अगर ज्यादा हॉट या ज्यादा कोल्ड हो तो आप एडजस्ट करोगे हॉट और कोल्ड टैप्स को। फिर आप जाओगे नीचे, फिर आप 2 मिनट के लिए वेट करोगे ताकि वो चेंज हो, वाटर गर्म हो या ठंडा हो। फिर आप देखोगे इनफ वाटर है, अगर नहीं है तो आप वापस ऊपर जाओगे और लो करोगे। अगर है तो आप क्या करोगे, हॉट को टर्न ऑफ कर दोगे, हॉट और कोल्ड टैप्स को टर्न ऑफ कर दोगे एंड देन यू विल स्टॉप। यहाँ पे एक फ्लो चार्ट और गिवन है जहाँ पे एवरेज निकालना है 3 नंबर्स का। तो क्या करोगे आप, सबसे पहले स्टार्ट करोगे, देन यू विल रीड द नंबर्स ABC। फिर आप यहाँ पे एवरेज का फॉर्मूला लिख दोगे, देन प्रिंट S, आपका जो S है जो एवरेज है वो प्रिंट कर दोगे, फिर आप स्टॉप कर दोगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरीके से ये शेप्स का यूज करके फ्लो चार्ट्स को बनाया है। अब आता है एल्गोरिदम विद फ्लो चार्ट। इसमें आता है कंडीशनल प्रॉब्लम सॉल्विंग। जब आप एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हो, अब प्रोग्राम में नीड टू चेक अ कंडीशन, प्रोग्राम को एक कंडीशन चेक करनी होती है। दिस मींस इट विल रन द प्रोग्राम फर्दर डिपेंडिंग ऑन द रिजल्ट ऑफ द कंडीशन। कंडीशन के ही रिजल्ट पे जो प्रोग्राम है वो रन करेगा। फॉर दिस पर्पस हम क्या यूज करते हैं, इफ देन और एल्स का यूज करते हैं। द कंप्यूटर विल चेक इफ कंडीशन, कंप्यूटर सबसे पहले इफ कंडीशन चेक करेगा, उसके बाद अगर वो ट्रू होगी तो उसके अंडर जो स्टेटमेंट्स होगी उसको रन कर देगा। अगर कंडीशन फॉल्स होती है बच्चों तो वो एल्स स्टेटमेंट पे जाता है। इस मेथड को हम कहते हैं कंडीशनल प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें से हमें दो नंबर में से बड़ा नंबर बताना है कि कौन सा है। तो इसमें हम एल्गोरिदम में अगर देखें तो इसमें हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, ए बी को रीड करेंगे। अगर ए बी से बड़ा है तो हम क्या कर देंगे, ए इज बिगर, ये प्रिंट करवा देंगे। एल्स अगर नहीं है तो क्या कर देंगे, बी को बिगर प्रिंट करवा देंगे। सिंपल क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे।
फ्लो चार्ट की फॉर्म में देखें तो हम स्टार्ट करेंगे, इनपुट करेंगे हमारे दो नंबर्स, फिर हम देखेंगे कि क्या ए बी से बड़ा है, अगर है तो ए को प्रिंट करवा देंगे, ए इज बिगर, ये प्रिंट करा देंगे। अदरवाइज नो है तो हम क्या करेंगे, प्रिंट बी इज बिगर, बी को बिगर प्रिंट करा देंगे, लास्ट में हम स्टॉप कर देंगे। अब आते हैं लूप्स। सपोज यू वांट टू प्रिंट योर स्कूल्स नेम वंस, द फ्लो चार्ट फॉर दिस प्रॉब्लम इज एज शोन। अगर आपको अपने स्कूल का नाम एक बार प्रिंट करवाना है, बस एक बार, तो आप कैसे लिखोगे फ्लो चार्ट में, स्टार्ट, इनपुट नेम, अपना नेम डाल दोगे स्कूल का, प्रिंट नेम, स्कूल का नेम प्रिंट करा दोगे और सिंपल स्टॉप कर दोगे। डिड यू नो लूप का मतलब होता है रिपीटिशन ऑफ अ स्टेटमेंट until a condition is met. It is also called interactive statement. लूप को इंटरैक्टिव स्टेटमेंट बोला जाता है बच्चों, क्यों? क्योंकि ये होता है एक स्टेटमेंट को रिपीटेडली प्रिंट करवाना जब तक एक कंडीशन जो गिवन हो वो मेट ना हो जाए। अगर हम चाहते हैं बच्चों कि हमारा जो स्कूल का नेम है वो 50 टाइम प्रिंट्स हो, द फ्लो चार्ट विल बी वेरी लॉन्ग। तो बच्चों जो फ्लो चार्ट होगा वो कितना लंबा बन जाएगा, तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, लूप का यूज करते हैं। अ काउंटर is used to count the number of times a process is being repeated. एक काउंटर को हम क्या करेंगे इसमें यूज करेंगे। अ काउंटर क्या होता है बच्चों, एक वेरिएबल होता है जो कि हमारे रिकॉर्ड को कीप करता है, मतलब रखता है फॉर ईच प्रिंट, हर प्रिंट के लिए। इट गेट्स इंक्रीमेंटेड आफ्टर एवरी रिपीटिशन। तो बच्चों वो बढ़ता जाता है एक एक करके, जैसे जैसे एक एक प्रिंट होता जाता है। ये प्रोग्राम जो होता है बच्चों चेक करता है कि कितनी बार, चेक द वैल्यूज ऑफ द काउंटर एवरी टाइम बिफोर द नेक्स्ट रिपीटिशन। इसको हम क्या कहते हैं, लूपिंग कहते हैं। तो बच्चों जैसे हमें 50 बार प्रिंट करना था तो वो एक एक करके प्रिंट करेगा और उस काउंटर में स्टोर होता जाएगा, और वो प्रिंट करने से पहले वो चेक करेगा कि कौन सा नंबर वो प्रिंट कर रहा है। और जब हमारा जो 50th प्रिंट हो जाएगा, हमारा लूप क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो बच्चों हम देखते हैं कि कैसे ये हम फाइंड करेंगे। टू फाइंड द ग्रेटर नंबर बिटवीन ए एंड बी थ्रू अ लूप। तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, इनपुट करेंगे दो नंबर्स ए और बी, नंबर्स को चेक करेंगे, अगर ए ग्रेटर है प्रिंट कर देंगे बच्चों। सबसे पहले हम ए इज ग्रेटर, अगर ए की वैल्यू ज्यादा है बी से, अदरवाइज हम बी इज ग्रेटर को प्रिंट कर देंगे और फिर स्टॉप कर देंगे। फिर आता है फ्लो चार्ट। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, फिर हम इनपुट कर देंगे अपनी वैल्यूज, अगर ए बी से बड़ी है तो यस कर देंगे और यस होगा तो ए इज ग्रेटर प्रिंट हो जाएगा, अदरवाइज बी इज ग्रेटर प्रिंट हो जाएगा, फिर हमारा ये स्टॉप हो जाएगा। तो बच्चों इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश होता है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। आई वॉन्ट यू टू रिवाइज दिस चैप्टर अगेन बाय योर सेल्फ, और अब मैं आपको मिलूंगी आपके नेक्स्ट चैप्टर में। टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय।